नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका PKPCS एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लेके आए हैं 2021 का पेपर है UPPCS का। UPPSC का इसमें हम जानेंगे, जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है। पार्ट 1 में हम फर्स्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड पार्ट में हम फिर 50 क्वेश्चन देखते हैं और थर्ड पार्ट में भी हम 50 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 3 पार्ट में देखेंगे पूरे पेपर को। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था और कारण है इसका केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही, व्याख्या भी सही करता है। दोनों सही है पर व्याख्या नहीं करता है। और ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। कौन सा राइट होगा इसमें, कमेंट करके बताएंगे। तो इसमें क्या होता है, अधिकतर ये मान के चलिए 60 और 40, ये मान के चलिए 60%, ये 70%। अधिकतर ऑप्शन ए होता है। ठीक है, और यदि ये मैच नहीं करता है तो इनकी व्याख्या सही नहीं होती है। लेकिन कथन कारण दोनों सही होंगे लेकिन व्याख्या सही नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, दोनों सही हैं, व्याख्या भी ठीक करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैरिबियन सागर, आपको ये पता होना चाहिए कैरिबियन सागर कहाँ है। अब जैसे कि हम ये आएंगे, जैसे कि ये उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ USA है, और ये है आपका साउथ USA। ठीक, उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों के बीच में जो है यहाँ है कैरिबियन सागर। ठीक है, इसमें पूछ रहा कैरिबियन सागर में अवस्थित नहीं है। ऑप्शन ए है ग्रेनाडा, ऑप्शन बी है मोंटसारेट और ऑप्शन सी है मडीरा, ऑप्शन डी है एंगुइला। तो क्या इसमें ऑप्शन नहीं होगा, कैरिबियन सागर में कौन सा अवस्थित नहीं है। देखिए इसमें जो ऑप्शन है मडीरा, मडीरा कहाँ है आपका, ये तो देखिए ग्रेनेडा यहाँ इसमें कैरिबियन सागर में स्थित है, मोंटसारेट भी के यहाँ पे स्थित है कैरिबियन सागर में, और एंगुइला भी कैरिबियन सागर में। लेकिन मडीरा जो है कहाँ है, जैसे कि अभी ये देखेंगे हम यहाँ से, ये कुछ यूरोप का जो हिस्सा है तो यहाँ पे है मडीरा, उत्तरी अटलांटिक में। ठीक, पुर्तगाल के आसपास है, पुर्तगाल। ठीक है, यदि इसकी मडीरा की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी फुंचल। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स में से कौन सा संस्थापन या कार्यालय जारी करता है, किसके द्वारा जारी होता है। ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। कौन सा राइट होगा इसमें, तो इसमें होगा ऑप्शन बी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। ठीक है, जानते हैं WPI के बारे में, होलसेल प्राइस इंडेक्स के बारे में। क्या काम करता है ये, किसी चुनी हुई वस्तु के
किसी चुनी हुई वस्तु के औसत मूल्य में बदलाव, वस्तुओं के औसत मूल्य में बदलाव को मापता है, बदलाव को मापता है। ठीक है। इसका जो आधार वर्ष है, WPI का आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष वो है 2011 से 2012। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन डिवीजन गृह मंत्रालय में एक नोडल डिवीजन है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है गृह मंत्री, ऑप्शन सी है रक्षा मंत्री, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। क्या ऑप्शन राइट होगा इसमें? तो इसमें होगा ऑप्शन ए यानी कि प्रधानमंत्री। ठीक है। जैसे कि नेशनल लेवल पे क्या होता है? NDMA होता है, NDMA। ठीक है। स्टेट लेवल पे बात करें तो SDMA होता है, SDMA होता है। यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो DDMA होता है, DDMA। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 में किस योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को टैबलेट देने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, ऑप्शन बी है मुख्यमंत्री रोजगार योजना, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री शिक्षा योजना। कौन सा राइट होगा इसमें? तो इसमें आपका होगा मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ठीक है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कोको का प्रमुख उत्पादक देश नहीं है। ऑप्शन ए है लातविया, ऑप्शन बी है कैमरून, ऑप्शन सी है घाना, ऑप्शन डी है आइवरी कोस्ट। कौन सा राइट होगा इसमें? जो लातविया है वो कोको के लिए प्रसिद्ध नहीं है, कोको का प्रमुख उत्पादक नहीं है, लेकिन कैमरून और घाना और आइवरी कोस्ट ये तीनों क्या हैं? ये तीनों कोको प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, प्रमुख देश हैं। ठीक है, प्रमुख उत्पादक देश हैं कोको के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? ऑप्शन ए है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 265, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 266, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 267, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 268। क्या राइट होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है। यदि हम 265 की बात करें तो किससे संबंधित है ये? कानून के प्राधिकार के बिना, कानून के प्राधिकार के बिना, प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपित न किया जाना, करों का अधिरोपित न किया जाना, यह है आपका आर्टिकल 265। ठीक। अब बात करें हम 266 की। 266 में क्या है? 266 में जैसे भारत और राज्य सरकार द्वारा
उसकी ओर से, उसकी ओर से प्राप्त सभी अन्य सार्वजनिक धन भारत के लोक खाते और राज्यों के लोक खाते जमा किए जाएंगे। ठीक है, ये हुआ आपका आर्टिकल 266। ठीक, अब बात करते हैं 267 की। 267 में तो आपने देख लिया आकस्मिक निधि है। चलिए थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। ये राष्ट्रपति कार्यपालिका और सरकार के अधीन होती है। ठीक, इससे पैसा निकालने के लिए संसद की जरूरत नहीं होती। ओके, गठन जो करती है वो संसद ही करती है। गठन संसद द्वारा। ठीक, संसद तय करती है कि निधि में कितना पैसा होगा। संसद तय करती है कि इस निधि में कितना पैसा होगा। ठीक, अब बात करते हैं 268 अनुच्छेद की। दो सौ अड़सठ में क्या है? ऐसे शुल्क जो भारत की संचित निधि का भाग नहीं है। ऐसे शुल्क जो भारत की संचित निधि का भाग नहीं है, राज्य को सौंप दिए जाएंगे। राज्यों को सौंप दिए जाएंगे। ठीक, ये हो गया हमारा आर्टिकल 268। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम क्या है? ऑप्शन ए है यंग पीपल एंड स्किल्स। ऑप्शन बी है स्किल्स डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन सी है यंग पीपल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ऑप्शन डी है रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। क्या होगा इसमें?
तो इसमें होगा, इसकी जो थीम थी रीइमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पेंडेमिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्थान ने नाइट्रोजन जनरेटर ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का प्रदर्शन किया? ऑप्शन ए है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। ऑप्शन बी है आईआईटी बम्बई। ऑप्शन सी है आईआईटी मद्रास। ऑप्शन सी है आईआईटी कानपुर। कौन सा था? क्या ऑप्शन राइट होगा इसमें? तो नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदलने का जो प्रदर्शन किया था वो किया था आईआईटी मुंबई ने। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाले वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है मानसून की वापसी। ऑप्शन बी है चक्रवाती अवदाब। ऑप्शन सी है पश्चिमी विक्षोभ। ऑप्शन डी है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। क्या ऑप्शन राइट होगा? आपको बताना है, एक क्वेश्चन और बताना है। मानसून सबसे पहले कहाँ आता है? बरसात कहाँ होती है सबसे पहले? मानसून की जो शुरुआत है, मानसून की शुरुआत किस राज्य से होती है? ठीक है, तो इसमें होगा आपका क्या? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तर पश्चिमी भाग में। ठीक है, उत्तर और पश्चिमी भाग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है? ऑप्शन ए है तेल शोधन से। ऑप्शन बी है उर्वरक उद्योग से। ऑप्शन सी है ताप विद्युत संयंत्र से। ऑप्शन डी है खनन से। क्या ऑप्शन होगा इसमें? राइट ऑप्शन क्या होगा? तो इसमें होगा आपका ताप विद्युत संयंत्र से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना 2021 यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक यात्रा के लिए निम्न में से किस व्यक्तियों के लिए आरंभ की गई? ऑप्शन ए है बुजुर्गों के लिए। ऑप्शन बी है महिलाओं के लिए। ऑप्शन सी है विधवाओं के लिए। ऑप्शन डी है मजदूरों के लिए। क्या ऑप्शन होगा इसमें? तो ये जो योजना चलाई गई थी स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना, तो वो चलाई गई थी मजदूरों के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अन्य तीन की तुलना में सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है? ऑप्शन ए है रेत का रेगिस्तान। ऑप्शन बी है धान की खेती की भूमि। ऑप्शन सी है ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। ऑप्शन डी है प्रेयरी भूमि या समशीतोष्ण। क्या ऑप्शन राइट होगा इसमें? तो सबसे ज़्यादा यदि बात करें सूर्य की जो रोशनी परावर्तित करती है वो किसको करेगी? ऑप्शन ए रेत का रेगिस्तान, नहीं करेगी। धान की खेती भूमि, ये भी नहीं करेगी। ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि और प्रेयरी भूमि समशीतोष्ण, ये भी नहीं करेगी। ऑप्शन सी राइट होगा इसमें, ताज़ा बर्फ से ढकी भूमि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है अहमदाबाद। ऑप्शन बी है मुंबई। ऑप्शन सी है रोहतक। ऑप्शन डी है कानपुर। कौन सा राइट होगा इसमें? कि ये है महाराष्ट्र। ठीक, ये है यूपी उत्तर प्रदेश। ये है हरियाणा और ये है गुजरात। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? तो इसमें होगा भारतीय कौशल संस्थान कहाँ है? वो है कानपुर में। तो ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 महिला एकल खिताब की विजेता बारबोरा क्रेजसिकोवा
किस देश से हैं? ऑप्शन ए है चेक गणराज्य, ऑप्शन बी है सर्बिया, ऑप्शन सी है क्रोएशिया, ऑप्शन डी है स्पेन। कौन सा राइट होगा इसमें? ये जो हैं बारबोरा क्रेजचिकोवा कहाँ की है? ये है चेक गणराज्य। ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है राधा कृष्णन। क्या राइट होगा इसमें? देखिए, किसी व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए, मूल अधिकार को फंडामेंटल राइट्स को कहा था, क्या कहा था? हमारे लोगों के लिए प्रतिज्ञा सभ्य और विश्व के साथ किया गया समझौता। तो ये कहा था डॉक्टर एस राधा कृष्णन ने। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा इसमें। चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है वो कब हुआ है? 1889 में जन्म हुआ, 1889। ठीक है, इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और मृत्यु कब हुई है इनकी? मृत्यु हुई है 1964 में। कहाँ हुई थी? वो हुई थी दिल्ली में। ठीक, इनका नारा था आराम हराम है। नारा था आराम हराम है। ठीक, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, भारत के प्रथम पीएम थे। ठीक, चलिए अब जानते हैं थोड़ा अंबेडकर के बारे में। अंबेडकर का जो जन्म है वो हुआ है, जन्म हुआ है 1891 में। ठीक, कहाँ हुआ है? महू में। और महू कहाँ है? वो है एमपी में, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, 1956 में मृत्यु हुई है, 1956 में। ठीक, ये भी कहाँ? दिल्ली में। ठीक, इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? वह मनाया जाता है 26 नवंबर को। ठीक, चलिए आप जानते हैं राजेंद्र प्रसाद के बारे में। इनका जो जन्म है वो हुआ है 1884 में। कहाँ हुआ है? बिहार में। मृत्यु कब हुई? 1963। प्रथम राष्ट्रपति रहे थे, प्रथम राष्ट्रपति। ठीक, अब जानते हैं राधा कृष्णन के बारे में थोड़ा। राधा कृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति रहे थे, प्रथम उपराष्ट्रपति। और जो सेकंड रहे थे, द्वितीय पे, वो रहे थे राष्ट्रपति।
पहले जो थे वो राजेंद्र प्रसाद, दूसरे पे जो थे वो थे राधा कृष्णन। ठीक है, इनका जो जन्म है वो 1888 में हुआ है, जन्म हुआ है 1888 में। ठीक, मृत्यु हुई है 1975 में। मृत्यु कब हुई है? वो हुई है 1975 में। ठीक है, इनके नाम पर एक दिवस मनाया जाता है, कौन सा? 5 सितंबर को मनाया जाता है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस 1954 में इनको भारत रत्न मिला था। भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्न में से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए है पेलाग्रा, ऑप्शन बी है स्कर्वी, ऑप्शन सी है बेरीबेरी, ऑप्शन डी है चेइलोसिस। क्या ऑप्शन राइट होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, चेइलोसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। क्या राइट होगा इसमें? देखिए मांडी जो है उत्तर प्रदेश में है। एक हुलास भी है, हुलास। ठीक, हरियाणा में बनावली और गुजरात की बात करें तो धोलावीरा और राजस्थान में कौन सा है? राजस्थान में भी है एक, चलिए वो आप कमेंट करके बताओ, अभी ध्यान नहीं आ रहा तो बताएंगे उसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर वाहित नहीं है? ऑप्शन ए है डेंगू ज्वर, ऑप्शन बी है फाइलेरियासिस, ऑप्शन सी है निद्रा रोग, ऑप्शन डी है मलेरिया। क्या राइट होगा इसमें? तो इसमें होगा निद्रा रोग, मच्छर वाहित नहीं है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन ए है हिमाचल, ऑप्शन बी है अरुणाचल, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है मिजोरम। क्या राइट होगा इसमें? तो जो जनसंख्या घनत्व है वो है सबसे कम अरुणाचल का इन ऑप्शनों में से। ठीक है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा बाटुलिज्म क्या है? ऑप्शन ए है भोज्य पदार्थ से होने वाला संक्रमण, ऑप्शन बी है भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, ऑप्शन सी है जल जनित संक्रमण, ऑप्शन डी है जल जनित विषैलापन। क्या ऑप्शन राइट होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए है 66वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी है 62वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी है 61वां संविधान संशोधन अधिनियम और ऑप्शन डी है 63वां संविधान संशोधन अधिनियम। कौन सा राइट होगा इसमें? चलिए इसको बताते हैं, इसमें कौन सा था अभी? हड़प्पा स्थल, राजस्थान में कालीबंगा।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या था, हाँ 22वां क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम होगा। ठीक है, ये कब हुआ है? ये हुआ है 1989 में। ठीक, और जो 62वां है वो भी 89 में ही हुआ है। ये SC/ST से संबंधित है। 1989 SC और ST के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि सीटों की अवधि 10 साल की बढ़ा दी, 10 साल के लिए बढ़ा दी। ठीक है, 63वां कब है? 1990 में। 63वां जो हुआ है 1990 में हुआ है, और जो 66वां है वो भी 1990 में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो धर्मिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सही है। रेडियो धर्मिता एक नाभिकीय गुण है। ऑप्शन सेकंड है, नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत को हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है दोनों सही, ऑप्शन डी है दोनों गलत। क्या राइट होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका सेकंड वाला, हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, नाभिकीय विखंडन नहीं, ये गलत होगा। ठीक है, तो इसमें होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। NTPC की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है फर्स्ट है, यह है छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, सेकंड है NTPC की सबसे पुरानी इकाई है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। देखिए ये उत्तरी पश्चिमी भाग में नहीं है छत्तीसगढ़ के। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। सेकंड है, सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पुरानी इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है धूलकण, ऑप्शन सी है हीलियम, ऑप्शन डी है जलवाष्प। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का जो कारण है वो क्या हो सकता है? हीलियम नहीं, जलवाष्प ये भी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, तो इसमें होगा धूलकण, डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग या समिति की सिफारिश पर भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई? देखिए अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में हम पेपर 2020 के में UPPCS के में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं, तो आप उसको देखें अच्छे से। ठीक है, अब ये देखते हैं कि हाँ अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की। ऑप्शन ए है पुंछी आयोग, ऑप्शन बी है राजमन्नार समिति, ऑप्शन सी है कोठारी समिति, ऑप्शन डी है सरकारिया आयोग। कौन सा राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन डी, कोठारी, ये सरकारिया आयोग। ठीक है, चलिए बात करते हैं पुंछी आयोग की। 2007 में आया था, 2007 में केंद्र और राज्य दोनों के संदर्भ में आया था, केंद्र प्लस राज्य। अध्यक्षता किसने की थी इसकी? अध्यक्षता
वो की थी मदन मोहन पुंछी द्वारा। मदन मोहन पुंछी द्वारा की गई थी। बात करें राजमन्नार समिति की, तो ये आई थी रिपोर्ट 1971 में। 1971 में तो आई थी रिपोर्ट, ठीक। और जो इसकी स्थापना है, स्थापना हुई है, इसकी स्थापना वो हुई है 1969 में, ठीक। बात करें कोठारी समिति की, ये आई है 1900, स्थापना हुई है 1964 में। अध्यक्षता किसने की है? दौलत सिंह कोठारी ने अध्यक्षता। दौलत सिंह कोठारी, ठीक। अब देखते हैं सरकारी आयोग के बारे में। 1983 में स्थापना हुई है। केंद्र और राज्य दोनों के संदर्भ में आया था। केंद्र प्लस राज्य के संदर्भ में, ठीक। अंतर्राज्यीय परिषद की सिफारिश पर, ये तो पता ही है कि हाँ ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है विटामिन ए के सामने दिया संतरा, विटामिन सी के सामने दिया नींबू, विटामिन डी के सामने काड़ मछली का तेल। ऑप्शन डी है विटामिन B6 के धान का चोकर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इसमें? ऑप्शन ए, ठीक है। ये मिलता है हरी सब्जियों से, जैसे कि हरी सब्जी, ठीक। विटामिन जो हैं दो तरीके से होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में, ठीक। वसा में घुलनशील। जल में विटामिन बी के जितने भी आते हैं, विटामिन बी में जितने आते हैं वो आते हैं, वो इसी के अंतर्गत आते हैं जल में, ठीक है। जल में घुलनशील। और विटामिन सी भी जल में घुलनशील है, विटामिन सी जल में घुलनशील है, और विटामिन एच भी जल में घुलनशील है, ठीक है। और यदि वसा की बात करें, वसा में कौन कौन से घुलनशील हैं? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, और क्या है? विटामिन के, ठीक। ये वसा में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टैचू ऑफ पीस भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राइट होगा इसमें? तो स्टैचू ऑफ पीस है किस राज्य में स्थित है? वो है राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री वाणी योजना का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है प्रिंट और डिजिटल मीडिया के सेंसरशिप से, ऑप्शन बी है लोक संगीत विकास से, ऑप्शन सी है लोकसभा के दृश्य और श्रव्य प्रसारण से, ऑप्शन डी है सार्वजनिक स्थल पर वाईफाई की उपलब्धता से। कौन सा राइट होगा इसमें? प्रधानमंत्री वाणी योजना ये जो आई है 2020 में आई थी, ठीक है। और जो ये इसका संबंध है वो किससे? प्रधानमंत्री वाणी योजना का, वो है सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
इको मार्क प्रतीक जो दिया जाता है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से, ऑप्शन बी है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, ऑप्शन सी है निर्यातित सामग्री से, ऑप्शन डी है आयातित सामग्री से। देखिए ये पर्यावरण का जो हमने एक बैच चलाया है पर्यावरण का, मतलब कि एनवायरनमेंट का जो बैच एनवायरनमेंट की क्लास चल रही है उस पर, ठीक है, तो ये उसमें समझाया गया है, ठीक है, तो एनवायरनमेंट की क्लास भी देख लेंगे वहाँ से। चलिए देखते हैं, सर्वोच्च गुणवत्ता की सामग्री से नहीं है और निर्यातित और आयातित सामग्री से भी नहीं है, तो ये इको मार्क जो दिया जाता है वो दिया जाता है पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से, ठीक है, सुरक्षित सामग्री के लिए। ऑप्शन बी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन ए है आम चुनावों में मतदान, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक दृष्टि की भावना का विकास, ऑप्शन सी है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ऑप्शन डी है संविधान का पालन और इसके आदर्शों का सम्मान। क्या राइट होगा इसमें? ये होगा ऑप्शन ए, ये मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, ठीक है। आपको कमेंट करके ये बताना है मौलिक कर्तव्य को, फंडामेंटल ड्यूटी को किस समिति द्वारा जोड़ा गया था? समिति द्वारा जोड़ा गया था। यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, किस समिति द्वारा जोड़ा गया था, तो ये पिछली क्लास में बताया जा चुका है और ये आपको कमेंट करके बताना भी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2020 किस संस्था को प्रदान किया गया है? ऑप्शन है विश्व खाद्य कार्यक्रम, ऑप्शन बी है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑप्शन डी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन डी है विश्व बैंक। क्या राइट होगा इसमें? नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में किस संस्था को दिया गया था? वो दिया गया था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, तो विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया, ठीक है, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है राणा हमीर जो कि मेवाड़ राज्य से हैं, राणा चुंडा मारवाड़ से, मलिक राजा फारूकी खानदेश से और मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा से। कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? क्या ऑप्शन हो सकता है इसमें? ऑप्शन है इसमें डी, क्योंकि ये मलिक सरवर ख्वाजा जहां जो हैं ये मालवा से नहीं है। कहाँ से हैं ये? बताइए, कमेंट करिए और बताइए। ये हैं जौनपुर से, ठीक। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। द क्लॉक इज टिकिंग किस दिवस की थीम है ये? 2021 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व टीबी दिवस और विश्व मलेरिया दिवस। द क्लॉक इज टिकिंग, तो ये होगा आपका ऑप्शन सी विश्व टीबी दिवस, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 21 जून को, 21 जून को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 8 मार्च को, 8 मार्च, ठीक है। टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को, ठीक। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 25 अप्रैल को। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक।
कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान है? ऑप्शन ए है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन बी है 102वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम। क्या ऑप्शन राइट होगा इसमें? देखिए ये हुआ है 2016 में, 102 हुआ है 2018 में, और ये हुआ है 103 हुआ है 2019 में, और 104 हुआ है ये भी 2019 में। ठीक है, ये ऑप्शन होगा आपका इसमें ए। ठीक है, और ये जो 102 है ये है नेशनल यानी कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है, और ये जो है 103 में दो जोड़े गए हैं, दो आर्टिकल जोड़े गए हैं, आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6). ठीक है, इसके तहत जोड़े गए 103 के। यदि बात करें 104 की, जो इसमें एंग्लो इंडियन की सीट होती थी लोकसभा और राज्यसभा में, लोकसभा प्लस राज्यसभा में जो एंग्लो इंडियन की सीट होती थी, एंग्लो इंडियन की जो सीट होती थी उसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसके तहत 104 के तहत समाप्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 27-28 जुलाई 2021 को एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकेन ने भारत के साथ सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा की थी। किस देश से संबंधित हैं? कौन? एंथोनी ब्लिंकेन। ऑप्शन ए है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा राइट होगा इसमें? तो ये थे एंथोनी ब्लिंकन, जो थे वो थे यूएसए से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करने, कुछ घटनाएं दी हैं, उनका कालानुक्रम मतलब कि क्रम में लगाना है उनको। फर्स्ट है शारदा अधिनियम, सेकेंड है नेहरू रिपोर्ट, थर्ड है साइमन कमीशन का गठन, और फोर्थ है दांडी मार्च। कब कब आए हैं ये बताओ ना, कमेंट करो और बताओ। ठीक है, शारदा अधिनियम जो आया वो आया 1929 में। नेहरू रिपोर्ट कब आई है? 1928 में। साइमन कमीशन का गठन जो हुआ वो हुआ 1927 में, और दांडी मार्च जो निकाला गया है वो निकाला गया 1930 में। ठीक, इसमें कौन कौन सदस्य थे नेहरू रिपोर्ट में? यदि बात करें तो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, चलिए पहले इनको क्रम में देख लेते हैं कैसे कैसे लगाना है। कौन सा ऑप्शन होगा उसके हिसाब से? देखिए पहले पे आएगा ये, दूसरे पे 28, तीसरे पे 29, और चौथे पे तुम्हारा आएगा ये 3 2 1, 3 2 1 और 4, यानी कि ऑप्शन ए राइट होगा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू सदस्य थे, और सर अली इमाम, सर अली इमाम, और कौन था? तेग बहादुर सप्रू, तेग बहादुर सप्रू, और कौन था? सुभाष चंद्र बोस,
और कौन था? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट। साइमन कमीशन की बात करें, इसकी जो रिपोर्ट आई थी वो आई थी 30 में। रिपोर्ट आई थी 1930। इसका उद्देश्य था 1919 का जो अधिनियम था उसकी समीक्षा करना था। समीक्षा करना और सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन करना। सरकारी योजनाओं का मूल्यांकन करना। ठीक है। अब बात करें दांडी मार्च की। यदि साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ हुई थी। आश्रम से प्रारंभ। ठीक, कितने दिन चली थी? वो चली थी 24 दिन। 24 दिन की यात्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में किसकी उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है मेटा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी है लेड, ऑप्शन डी है नाइट्रेट। क्या सही होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन बी मेटा हीमोग्लोबिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन सेकंड है इसका कारण है यह स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसा अभावों के कारण होता है। वही ऑप्शन है, दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही करता है। ऑप्शन दोनों सही हैं, व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी है ए सत्य है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है परंतु आर सही है। कौन सा सही होगा इसमें? चलिए इसमें ऑप्शन होगा ए सही। ठीक है, दोनों सही हैं, व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का सूचक है? ऑप्शन ए पफ बॉल्स, ऑप्शन बी है सेवाल, ऑप्शन सी है लाइकेन, ऑप्शन डी है मॉस। कौन सा राइट होगा? इसमें होगा वायु प्रदूषण का जो सूचक है वो है लाइकेन। ठीक है, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 41। निम्नलिखित में से राज्यों के गठन पर विचार करना है और इनको क्रम में लगाना है। देखिए इसको आप आसानी से कर ले जाओगे कि हाँ 2014 है। इसको भी आप आसानी से कर लोगे कि हाँ ये 2000 है। अब बात करें गोवा की और हरियाणा की, तो हरियाणा की जो स्थापना है वो हुई है 1966 में और गोवा की जो स्थापना वो कब हुई है? 1987 में। लगाइए क्रम में कैसे कैसे होगा। अब ये सबसे पहले आएगा 1966 यानी कि फर्स्ट, फिर आएगा तुम्हारा 1987 यानी कि सेकेंड, और फिर आएगा तुम्हारा 2000 मतलब कि थर्ड पे ही आएगा और फोर्थ पे ही आएगा। यानी कि फोर्थ पहले आएगा, फोर्थ फिर फर्स्ट। फोर्थ फर्स्ट किस में है? ऑप्शन बी में। ठीक है, तो इसमें बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरासना सॉल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। ऑप्शन ए है फ्रांसिस लुइस, ऑप्शन बी है मार्क टुली, ऑप्शन सी है बेब मिलर, ऑप्शन डी है फिलिप स्प्रेट।
क्या राइट होगा इसमें? तो इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, बेब मिलर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 25 दिसंबर, ऑप्शन बी है 21 अप्रैल, ऑप्शन सी है 16 सितंबर, ऑप्शन डी है 30 जनवरी। क्या राइट होगा इसमें? इसमें होगा आपका ऑप्शन सी, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जन्म दर के संदर्भ में बताना है सही कथन। नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है। सेकंड है ऊंची साक्षरता दर निम्न जन्म दर से सीधा संबंध है। केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कौन सा सही होगा इसमें? देखिए, नगरीकरण जन्म दर को कम करने में सहायक है, सही है। ऊंची साक्षरता दर का निम्न जन्म दर से सीधा संबंध होता है, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है। ऑप्शन होगा इसमें सी राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 के संदर्भ में सही बताना है, सही कथन। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? 2026 तक जन्म दर को 2.1 प्रति हजार जनसंख्या तक कम करना है। क्या करना है? कम करना है। सेकंड है वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, दोनों सही, दोनों गलत। कौन सा राइट होगा इसमें? इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्म दर को 2 पॉइंट प्रति हजार करना है, तक कम करना है। ठीक है, आगे वर्तमान राज्य में प्रजनन दर 2.7 प्रति हजार है, ये भी ठीक है, दोनों ऑप्शन राइट होंगे, तो ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार के सामने दिया यूएसए। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, ऑप्शन सी है केंद्र राज्य अपशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी है आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी। देखिए, मौलिक अधिकार जो आता है पार्ट आता है थर्ड में, पार्ट थर्ड में आता है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी जो आते हैं हमारे, ये आते हैं पार्ट 4 में, पार्ट 4 में आते हैं। यदि फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें तो वो आते हैं पार्ट 4A बोल सकते हैं। ठीक है, और केंद्र की अपशिष्ट शक्तियाँ और आपातकालीन, ये आपातकालीन जो शक्तियाँ हैं वो किस में आती हैं? भाग 18 में आती हैं, भाग 18 में आती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या ऑप्शन राइट होगा? देखिए, मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो यूएसए से लिए गए हैं, सही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं, ये भी ठीक है। और केंद्र की अपशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली गई हैं, कहाँ से ली गई हैं? ये ली गई हैं कनाडा से, कनाडा। ठीक है, आपातकालीन शक्तियाँ जो जर्मनी से ली गई हैं। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खनिज अन्वेषण अभिकरण दिए हैं एक तरफ उनके मुख्यालय दिए हैं। क्या क्या है? तेल व प्राकृतिक गैस आयोग भुवनेश्वर, खनिज अन्वेषण निगम हैदराबाद, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो नागपुर, और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नई दिल्ली। कौन सा राइट होगा इसमें? देखिए, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग है नई दिल्ली में। यदि बात करें खनिज अन्वेषण निगम की तो वो है नागपुर में। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है तुम्हारा हैदराबाद में, और राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है तुम्हारा भुवनेश्वर में। ठीक है,
क्या ऑप्शन राइट होगा? ए का 4, बी का 3rd, ए का 4 2 में है, बी का 3rd इसमें है। ठीक है, ऑप्शन सी में जा रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष था, और सेकंड है ब्राज़ील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। ऑप्शन ए है केवल 1, सेकंड है केवल 2, थर्ड है सी है दोनों सही, डी है दोनों गलत। कौन सा राइट होगा इसमें? तो इसमें ब्राज़ील को नहीं किया गया था। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन होगा ए राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है, किसकी समीक्षा करती है? ऑप्शन ए है कैग की यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की, बी है भारत के संचित निधि की, ऑप्शन सी है लोक लेखा की, और ऑप्शन डी है आकस्मिकता निधि की। कौन सा राइट होगा इसमें? तो ये होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, कैग किस आर्टिकल में आता है यदि बात करें तो आर्टिकल 148 में आता है। संचित निधि जो आती है वो आती है आर्टिकल 266 के 1 में। ठीक है, यदि बात करें लोक लेखा की, ये आती है 266 2 में। ठीक है, आकस्मिकता निधि जो आती है वो किस में आती है? वो आती है 267 आर्टिकल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है? ऑप्शन है प्रथम अवस्था, ऑप्शन बी है द्वितीय अवस्था, ऑप्शन सी है तृतीय अवस्था, ऑप्शन डी है चतुर्थ अवस्था। कौन सा राइट होगा इसमें? ये आज की वीडियो का हमने पार्ट 1 देखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे पार्ट 2 में 50 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, इसमें हमने 50 देखे, और इसका जो PDF है आपको जब तीनों पार्ट हम जान लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे तीनों पार्टों को, तो हम तीसरे पार्ट का इसके PDF टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा 50 का? द्वितीय अवस्था। नगरीकरण वक्र में त्वरित अवस्था कहा जाता है द्वितीय अवस्था को। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।